आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ऑफशोर में छुपा माल, सुप्रीम कोर्ट का कमाल, हुकूमत की चाल, ऑपोजिशन का जाल और सियासी सूरत हाल। ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद से। हमने वजीर आजम को एक एहतसाबी कमीशन बनाने की तजवीज दी थी। हमने सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे और अपनी बेगुनाही साबित करे। कहा जा रहा है कि हम कल से बेहतर हैं, जबकि मुल्क पीछे चला गया है। गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा हो रहा है, बड़ी बड़ी काबीनाएं बना रखी हैं, बेशुमार और बेकार गैर मुल्की दौरों और सैर सपाटों पर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं, कर्जे आसमान को छू रहे हैं, टैक्सों ने अवाम की कमर तोड़ दी है, मुल्की सरमाया बड़ी तेजी से बाहर शिफ्ट हो रहा है, बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं, अवाम बच्चों को तालीम दिलवाने से माजूर हो चुके हैं, दवाओं की कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुकी हैं, बहुत सारे लोग इलाज की सकत ना रखते हुए अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कौम के खून पसीने के करोड़ों रुपए अपनी मशहूरी और इश्तहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। सब अच्छा है, इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर अवाम से पूछें तो वो अंगारों पे लौट रही है, एक एक घड़ी कयामत बन के गुजर रही है। हमें महाजाराई का ताना दिया जा रहा है। अरबों डॉलर के एमओयूज के पोल खोलें तो क्या ये महाजाराई है? डॉलर का सैलाब लाने के झूठे दावों से पर्दा उठाएं तो क्या ये महाजाराई है? अरबों रुपए के कर्जे माफ कर दिए जाएं और हम आवाज उठाएं तो क्या ये महाजाराई है? हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वजीर आजम का अखलाकी फर्ज है कि वो सूरत हाल की संगीनी और अपनी नाकामियों का एतराफ करते हुए अवाम की अदालत से फैसला हासिल करने की जमहूरी रिवायत पर अमल करें। लेकिन वजीर आजम में इतनी अखलाकी जुर्रत कहां? आप ये नहीं समझिएगा कि ये मेरे अल्फाज और मेरे जज्बात हैं, ये उसी कौमी असम्बली में गूंजने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अल्फाज हैं जो आज से 20 साल पहले उन्होंने वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मौजूदगी में करप्शन की चार्जशीट पेश करते हुए कहे थे। तो सवाल यह है कि क्या मियां साहब खुद इस अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं? इसी पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट का जवाबी खत, क्या ख्याल है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले से निकलना चाह रही है या इस मामले को हल करने के लिए ऑप्शन दे रही है? और क्या नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट का मूड समझ लिया? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब टर्की गए तो यहाँ वो शरीफुल नफ्स आदमी है और बड़ा पारसा इंसान है। इन्होंने बड़ी वहाँ लॉबी की, अफवाहें उड़ाई कि टर्की में, देखें किसी जमाने में हमारा सऊदी अरब से मसले तय होते थे, आजकल टर्की में होते हैं। और जब उन्होंने झंडी करा दी, फिर इन्होंने उनके बेटे की किरदार कुशी करनी शुरू कर दी जी। उन्होंने कहा जहन्नम में जाओ, नाम बताओ कितने, नाम कितने हैं जी? 400 या 500 या 600 जी। ठीक है जी, एक इमरान खान का और डाल दें कल के बाद, ठीक, सबको ट्रायल करो। 400 में से 40 चुन लो जो काम के हैं, जो बेचारे वैसे ही दिहाड़ी में मारे जाए उनको दफा बिला करो। 40 काम के लोग चुन लो, एक एक दिन ट्रायल करो, 2 महीने में 90 दिन में फारग करो। वो तो ठीक है, लेकिन हुकूमत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 2 से 3 दिन में हम जवाब देंगे। ये जो खुतूत का तबादला है, क्या आप समझते हैं कि इससे नून लीग की पोजीशन पे कोई फर्क पड़ेगा या वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कह दिया है? मेरा ख्याल है वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और अगले किसी प्रोग्राम में शायद मैं बता सकूं, क्योंकि हालात इतने कंफ्यूज हैं, जिसकी बात सुनते हैं वो नई बात है। अफवाहों के समुंदर में रावलपिंडी इस्लामाबाद आया हुआ है, ठीक, पिंडी की तरफ जाते हैं तो और खबरें हैं, इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो और खबरें हैं, और हर आदमी हमें खबर पहुंचाने में जल्दी में है, और बाद में पता लगे वो गलत ही, फिर लोग कहेंगे जी आपने कहा अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन इस प्रोग्राम में तो ये बता दें कि आपके ख्याल में हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? आप कह रहे हैं कि सियासी बहरान पैदा हो गया और इस बहरान का नुकसान हुकूमत को ही होगा, तो क्या हुकूमत में इस बहरान से निकलने की, नुकसान से बचने की अहलियत और सलाहियत है? शेख साहब, परसों से सोमवार के दिन से हुकूमत के खिलाफ जोडो कराटे शुरू हैं जी। कितना टाइम लेती है? बजट तो इससे लेना चाहिए, ये जा रहे हैं मेरे ख्याल में, और मैंने एहतियातन कह रहा हूं कि 2016 इनकी सियासी फातह खानी का साल है। मेरे हिसाब से ये उस पे ऑक्सीजन टैंक पे लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनकी नालियां कोई सियासी बंद कर दे और ये कहें कि हम तो जनाब सियासी शहीद हैं, हम तो जनाब
ऑरेंज लाइन बना रहे थे, हम तो लाल बस चला रहे थे, हम तो पीली टैक्सी चला रहे थे, हम तो सब्ज रक्षा चला रहे थे, हम तो जनाब हरी वैगन चला रहे थे। बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स इनके मालिक लोग हैं, कौमी सतह की क्यादत करने के अहल लोग नहीं है। देखें आप इनकी सोच देखें कि गरीब के लिए यही काम रखा है कि एक पहिया पुलिस का, एक मैकेनिक का, एक सड़क का, एक उस मालिक का, और खुद ये सारा गपला ले जाते हैं बाहर। सर वो तो ठीक है, लेकिन मियां साहब की वो जो वजीरों और मुशीरों की लंबी फौज है, क्या ये इनके काम आ सकती है? वैसे ऑपोजिशन कह रही है कि सारे वजीरों में से कोई नवाज शरीफ साहब को डिफेंड नहीं कर रहा। सीनियर जो हैं, ये चार जो नाचे, ये जो मौत के कुएं के बाहर नाचने वाले चार एक नए चेहरे में देख रहा हूं, और जिनको जो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, जो वफादारी साबित कर रहे हैं, ये नाचे जो है मौत के कुएं के बाहर नाचने वाले, इनकी शायद अगर वजारत आएगी नून लीग के अंदर से नून लीग टूटने जा रही है। मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं किसी की जूती के बराबर नहीं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूं। कौमी असम्बली में नून के एमएनए जिस मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहे हैं, वो मुझे इशारा दे रहे हैं कि शेख रशीद तू सही कर रहा है, आप कामयाब हो रहे हैं, इसका मतलब है जी। और देखें 5 दिन से कोरम पूरा नहीं है यार, लानत है ऐसे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पे कि डीसीओ को फोन जा रहे हैं, कमिश्नर्स को फोन जा रहे हैं कि हाजिरी पूरी करो। 70 औरतें हैं जी मखसूस नशिस्तों की, जो बेचारे होती इसलिए है कि हाजिरी पूरी करें। 210 या 20 इनके मेंबर हैं जी, 210-20 मेंबर कोरम नहीं पूरा कर सके। और ये मैं इनको एमक्यूएम को और तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को कहता था, इजलास तो तुम चलाते हो, अगर नून तुम्हारी पोजीशन में हो कभी तुम्हारा एक दिन इजलास न चलने दे, क्योंकि यहां भी नए नए लोग हैं, उनको शौक है असेंबलियों में जाने का। आपने जब नून लीग के हवाले से बात की कि कुछ लोग जो हैं वो नून लीग के बड़े खुश होकर आपकी तरफ देखते हैं, तो क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह तो नहीं बन रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वक्त जो लोग वजीर आजम के करीब हैं, ये नादा दोस्त और नादा इनके वुजरा, ये इनको मियां साहब को इनके चुंगल से निकलना होगा, ये इनके केस को मजीद खराब कर रहे हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। वो नवाज शरीफ इनकी सुन कहां रहा है? देखो वो तो फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। ये इस मुल्क में गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स हैं। ये 2-3 वजीर वैसे ही चेहरा शनासाई के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए रखे हुए हैं, निसार नजर आ जाए, कोई और नजर आ जाए, क्या उनका रोल है जी? आप मुझे बताएं। जो निसार ने कहा, मैं खुद बिलीव करता हूं, उसने कहा जी वो बच्चे खुद दिफा करेंगे अपने पनामा लीक्स का। ठीक है, मुझे नहीं पता ये फ्लैट्स का क्या मसला है और क्या नहीं है। किसकी सुन रहे हैं मियां साहब? फिर आप कह रहे हैं वो किसी की सुन ही नहीं रहे, सुनते ही नहीं है किसी की। जब किसी शख्स पे बुरा वक्त आता है तो अल्लाह ताला उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता है। मैंने 8-10 साल बाद शहबाज शरीफ को परसों पैगाम पहुंचाया कि टेक ओवर कर लो, बचा लो इस जमहूरियत को। किसके जरिए पैगाम पहुंचाया था? पैगाम का जवाब क्या मिला आपको? अभी तक नहीं मिला, परसों ही तो पहुंचाया है। मैंने कहा भाई स्टेप डाउन करे नवाज शरीफ, फिर कल तारीख बदलेगी, फिर तुम जिन हालात से गुजरोगे अक्रॉस द टेबल, क्या कहते हैं वो लफ्ज अंग्रेजी में कहते हैं, अक्रॉस द बोर्ड जब एहतसाब होगा तो ये सारे 65 साल सियासतदानों की क्रॉप्स खत्म हो चुकी होगी। क्या ये समझा जाए कि आप ही हैं वो जो नून लीग में बगावत की बुनियाद डाल रहे हैं या बगावत करवा रहे हैं, ऐसे पैगाम भेज रहे हैं आप? देखें दोस्तों, मैं पुराना उनका हूं, बेहतरी चाहता हूं मैं, फिर मुझे बुरा लगेगा कि इन पे फिर बुरा वक्त आए, फिर अपने आप को टार्जन कहें, और ये सारी हमाकतें खुद कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार। देखें पिछली दफा भी इन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, डिक्टेशन ली, सैकड़ों बक्से लेके गए और फिर लोगों के बारे में बात करते रहे, ये है वो है फलां है। अब भी अगर इनमें, अव्वल तो अल्लाह का फजल है, अगर है कोई चैम्बर में तो ये समझें कि इस मुल्क में स्कैंडलस गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट, इस मुल्क में मॉरली बैंकरप्ट गवर्नमेंट, मॉरली डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट, कमीशन एजेंट गवर्नमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग की गवर्नमेंट नहीं चल सकती जी। आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया, देखा अभी उन्होंने रिसेंटली जो बयान दिया, उन्होंने कहा मुल्क की मफाद में कुर्बानी देना चाहिए, देना पड़े तो देना चाहिए और मैं भी दूंगा। तो ये इस वक्त में बड़ा जज्बाती बयान है शेख साहब। ये इस वक्त में इनको ये बयान क्यों याद आ रहा है जब मियां साहब का करियर दाव पे लगा हुआ है, शरीफ फैमिली असासों पे उंगलियां उठ रही हैं। रॉबर्ट का खानदान था, पीटर गैलब्रेथ का खानदान था, नून लीग तो ऐसे ही बताती है, आइंस्टाइन का खानदान था। यार क्या है यार, कल ये वहां डॉर्चेस्टर होटल के बाहर गाड़ी का रंग तलाश कर रहे थे जब जनरल जिलानी का फोन किया कि आओ तेनू अखियां उड़ीक दियां।
फौज के खिलाफ बातें करते हैं, फौज की नर्सरियों से पल के जवान होने वाले अब कहते हैं हम 1935 में थे। जब 1935 से शुरू हो गए ना तो 1935 का रिकॉर्ड भी आ जाएगा। लोग बड़े जालिम होते हैं। क्या आप कोई तब्दीली, इन हाउस तब्दीली हुकूमती साइड पे होते हुए देख रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब को कोई अहम किरदार मिल सकता है और क्या मियां नवाज शरीफ उन पर भरोसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। देखें, इक्तदार बड़ी जालिम चीज है। बाप बेटे की आंखें निकलवा देता है। ऐसे है, तारीख में आप बिल्कुल मिसालें मौजूद हैं। बाप बेटे की आंखें निकलवा देता है, बेटा बाप की आंखें निकलवा देता है। इक्तदार बड़ी जालिम चीज है। मैंने जब कहा था कि उनका इरादा था कि कोई बीच में आरजी बन के कुलसूम नवाज साहबा आ जाएं, ये नहीं हो सकता। जी जी, ये मजाक नहीं है। इस मुल्क में बड़े सीरियस क्राइसिस है। अच्छा, अब ये चूंकि आर्मी चीफ की बात निकली तो एक बात मैं और पूछती हूँ, फिर दोबारा टॉपिक पे आ जाएंगे कि ये जो पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 तैयारे नहीं दिए हैं, कहा जा रहा है इसमें भारतीय लॉबी शामिल है। खबर यह है कि आर्मी चीफ ने बाकायदा शिकायत की है वजीर आजम से कि हुकूमत खामोश बैठी रही, इसने कुछ नहीं किया। ये बात सही है? देखिए, नवाज शरीफ को पता ही नहीं होगा फॉरेन ऑफिस क्या होता है। और दूसरी फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो तो उनके पास है। ये जो 80-80, 90 साल के एडवाइजर्स हैं, ये किस मर्ज की दवाएं शेख साहब? जी, ये मालशिए हैं, ये चमचे हैं, ये जी हुजूरी वाले हैं। ये इन्होंने अपनी बीवियों को MNA बनवाया है, ये NGO का माल खा रहे हैं। ये फातमी टाइप के लोग फॉरेन ऑफिस को जलील कर रहे हैं। सरताज अजीज का फॉरेन ऑफिस है क्या जी? वो तो कोई फूड का FWO क्या था, फूड वर्ल्ड प्रोग्राम पता नहीं होता इन्हें कुछ। फिर है जी, क्या इनकी औकात है? क्या ये बेचते हैं? क्या ये ऐसी कंपनी की मशहूरी के लिए साथ रखे हुए हैं? किसी ने प्रोटेस्ट किया जब वो जासूस पकड़ा गया? जी बिल्कुल, किसी ने? देखें, कोई फॉरेन ऑफिस में कोई तप्पड़ है कि कहें कि आपने हमारे F-16 रोके हैं? जनाब, इंसान के बच्चे बनो। फॉरेन ऑफिस में तप्पड़ है कि हमारे पाकिस्तान के मुहिब वतन 80 साल शख्स को फांसी दी गई? शर्म करो। टर्की ने अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया। आपने मजम्मती बयान भी जारी नहीं किया। बांग्लादेश में फांसियां हो रही हैं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, उस पे कुछ कोई बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के मुहिब वतन को उन्होंने फांसी दे दी। इनकी आंखों पे चर्बी आ गई है। ये समझते हैं 19 करोड़ जायल गंवार, ये भेड़ बकरियां, ये गली सड़ी सब्जियां, ये मौसम खजा के पत्ते, इनको जो खानदान आए सेंच ले। कभी आसिफ जरदारी सेंच ले, कभी नवाज शरीफ सेंच ले, और बीच में कौम जो है तमाशा बनी रहे। ये बगावत हो जाएगी इस मुल्क में। ठीक, आपने कहा इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन आप मियां साहब को जरा करीबी जानते हैं। आपके ख्याल में क्या वो तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए तैयार हो जाएंगे, कानून साजी करवाएंगे, एहतसाब के लिए रजामंद हो जाएंगे, या वही तस्वीर बने रहेंगे मैं ना मानूंगी? उन्होंने कहा अपोजिशन कमीशन ना बने। उन्होंने कहा असेंबली की तकरीर करूंगा। बिल्कुल। 4 दफा कौम से खिताब कर चुके हैं। 2 दफा कौम से खिताब किया, 3 दफा किया था, 3 दफा किया, 2 दफा जहाज से खिताब किया, 5 जलसे किए हैं। आप सारा निचोड़ निकाल लें, 1 लाइनर, मैं नहीं मानू, कर लो जो कुछ करना है। मियां साहब, कलेजा फटेगा और न्याज बटेगी। मियां साहब, कलेजा फटेगा और न्याज बटेगी। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। और ये मुल्क अगर इस तरह तबाही के किनारे गया तो 20 करोड़ लोगों को कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा। 70 करोड़ रुपया एक खजाना के सेक्रेटरी के घर से निकल रहा है, तो उस मुल्क के वजीरे आजम के बेटों का अरबों रुपया निकल रहा है। उस मुल्क के सियासतदानों की बार दौलत आ रही है। किसी मर्द मुजाहिद को आना होगा और ऐसा एहतसाब करना होगा कि इन लोगों की लाशें लटकी रहें चौकों में जब तक ये अपनी लूटी हुई दौलत वापस ना। आपने कहा कि मैं ना मानू की रट लगाई हुई है और नहीं मानेंगे, तो क्या फिर वो सियासी तौर पे शहीद होना कबूल करेंगे? और क्या आप लोग ऑपोजिशन चाहेंगे कि वो उनको सियासी शहादत मिले? देखें, किसी को क्या शहादत मिलती है जी? भुट्टो फांसी चढ़ा, इस मुल्क में लोग कहते थे हिमालय रोएगा। भुट्टो से बड़ा सियासतदान तो इस मुल्क में फांसी नहीं लग सकता। उससे ज्यादा तबाही शहीद बेनजीर भुट्टो के शहीद होने पे हुई। यानी रेलवे तबाह हो गई, पटड़ियां उजड़ गई, बिलियन लोगों ने लॉकर उठा लिए। एक चिड़िया ने पर नहीं मारा जब भुट्टो को फांसी हुई। और जिन लोगों ने भुट्टो के लिए खुदकुशियां की, मैंने बतौर रेलवे मिनिस्टर उन बेचारों को रखा। उनके घर दिया जलने को, उनके घर रोटी पकाने को नहीं था। इतनी जालिम है पीपल्स पार्टी। ठीक, बड़े लोगों को प्लाट दे दिए। आते हैं इस पे भी जरा भी, लेकिन अगर मियां साहब मान गए तो फिर ये बताइए कि ऑपोजिशन उनके साथ ताउन करने में किस हद तक जाएगी? क्या आप लोग अपने TORs पर नजरसानी करके उसको हुकूमत के लिए काबिल कबूल बनाएंगे शेख साहब?
देखें, हम तो चाहते हैं कि ट्रायल हो जाए, ये 400 में से 40 सिलेक्ट कर लें, ये 400 के 400 सिलेक्ट कर लें। कल इंशाल्लाह, परसों हमारी मीटिंग है अपोजिशन की 3 बजे। सर, आप ताउन करेंगे, वो अपनी लेवल बता दें ताउन का, अगर मियां साहब मान जाते हैं तो। गुजारिश ये है, मूड में ही नहीं हम ताउन के। मैं शेख रशीद, अवामी मुस्लिम लीग एक छोटी पार्टी है जी, मैं दयानतदारी से समझता हूं ये वक्त है कि इस करप्ट माशरे से जान छुड़ा लें। ये करप्ट, अल्लाह की तरफ से ये पनामा लीग्स नेमत बन के आई है। जो जो जहां गंदा अंडा है उसको फोड़ दो। सर, आप ताउन नहीं करेंगे तो फिर डेडलॉक हो जाएगा ना, और डेडलॉक की सूरत हाल हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखें, हम तो 100-150 सवाल कल और डाल देंगे, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हमने तो नहीं पकड़ा ना, ये इनका अमालनामा है, हमारा तो नहीं है, ये अपोजिशन का तो नहीं है, ये तो इनका अपना अमालनामा है कि वहां से निकल आया, कोई कह रहा है 2000, और सब लोगों का कच्चा चट्ठा निकल रहा है। इत्तलात ये हैं कि वजीर आजम पीर को असेंबली में आएंगे, आपने कहा हम और सवाल दे देंगे। आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट को मुतमईन कर सकेंगे? आप लोगों के सारे सवालों के जवाब हैं उनके पास? देखें, गुजारिश ये है, वो अपने ही लोगों को मुतमिन करेंगे। हमें तो समझ आ गई है कि ये केस कोई मुतमिन नहीं कर सकता। या वो मुतमिन करेंगे तो भी आप नहीं होंगे, होना ही नहीं चाहते आप? मुतमिन करने का क्या मसला है? यही कहेंगे ना कि इनकी लॉटरी निकली, ये नवाज शरीफ के बेटे थे, इनको तीनों यक्के पड़ गए, गरीब को धक्के पड़ गए, इनके बच्चों को यक्के पड़ गए जी। इनका उधर से सऊदी अरब से जैकपॉट लग गया, वो सऊदी अरब से भी नहीं लगेगा। अब ये कतर से शायद दें कि कतर से हमारा जैकपॉट लगा है। ठीक, ये शायद ये जो LNG के केसेस के हैं और जो टर्किश केसेस के हैं, शायद उनके हवाले हों। अच्छा, क्या ख्याल है कि अब तक पार्लियामेंट में आने से मियां साहब क्यों कतरा रहे थे? आपके ख्याल में क्या तहकीकाती कमीशन को वो पार्लियामेंट से ज्यादा बेहतर फोरम समझ रहे थे, या पार्लियामेंटेरियंस को? और आप जैसे पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम है। देखें, मेरा तो प्रॉब्लम बड़ा ये है कि ना मुझे नवाज शरीफ जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो लिखता है एक्सेप्ट शेख रशीद, अवामी मुस्लिम लीग जी। जो अपोजिशन है वो भी सारी 9 की 9 मुझ पे सवार रहती है कि शेख रशीद यार दे खुदा के लिए मत करो ये। मैं तो बुनियादी तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और जुल्म और ज्यादती और करप्शन और डिसऑनेस्टी की वजह यह है कि हमने चोरों को गलों से नहीं पकड़ा। ये अदालतों के पकड़े जाने से ये कोई नहीं पकड़ा गया। ये बाद में आ जाते हैं जनाब हमें कोई साबित ही नहीं कर सका। बड़े आदमी के खिलाफ कौन शहादत देता है? गरीब की बेटी शरीफ भी होगी तो उस पर वैसे इल्जाम लगा देंगे जी। और बड़े आदमी का बेटा कितना बड़ा करप्ट भी होगा तो कहेगा जी खानदानी है, 1935 से इनकी जदादें हैं। हमारे ऐसा होता ही नहीं। 1935 से इनकी जदादें हैं। ये आप और हमारे जैसे आम लोग नहीं हैं, ये जद्दी पुश्ती हैं। देखिए, मेरा ख्याल है हम गलती से हादसाती, जब मैं ये समझता हूं ना हादसाती तौर पर खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में आ गए, मैं अपने आप को भी समझता हूं हम भी गलती से आ गए, ये हमारा क्राउड नहीं था। अच्छा शेख साहब, वो तो ठीक है, लेकिन चौधरी एतजाज एहसन है, खुर्शीद शाह है, इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वजीर आजम पार्लियामेंट में आकर वजाहत देते हैं तो हम कमीशन का मुतालबा नहीं करेंगे। आपसे पूछ रही हूँ, आपके ख्याल में वजीर आजम पार्लियामेंट में आते हैं तो वो बात वहां खत्म हो जाएगी या वहां से फिर बात शुरू होगी? मेरा ख्याल है परसों से बात शुरू होगी। देखें, नोबडी कैन बीट दी एक्सपीरियंस। ये बड़े बड़े नाम है सियासतदानों के, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है जो शेख रशीद को अल्लाह ने एक्सपीरियंस दिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने जिंदगी में ना बच्चे खिलाए, ना कारखाना बनाया, ना बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हूं। सारी जिंदगी जलसा जलसा और जुलूस जुलूस खेला है। मैं इस चीज का अब हामी हूं। मैं डरता हूं कि तहरीक इंसाफ मेरे मत्थे लग जाएगी। दिस इज द टाइम टू रिजाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड कम ऑन द स्ट्रीट। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ देगी इसमें? आपका आप कह रहे हैं मुझे खदशा है। लेकिन जब पहले था उस वक्त मैंने नहीं दिया। अब मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले मैं दूं और इस गवर्नमेंट को कहूं कि लीव दिस प्लेस। आपका तो खुशी खुशी ले लेंगे, वो तो शायद इंतजार में बैठे हैं। आप ही कहते हैं एक सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा मैं यकीन दिलाता हूं कि मियां साहब पार्लियामेंट में आए, गो नवाज गो की बात नहीं होगी। ये तो खुर्शीद शाह साहब ने यकीन दहानी कराई है। क्या शेख रशीद भी करा सकते हैं या बाकी? देखें, जाहिर है वो मेरे भी आप पे सारी अपोजिशन मुझसे यकीन दहानी करवाने के बाद कहती है ना, जब वो मुझे कहते हैं कि यार तू नहीं करेगा कुछ, वरना मैं तो समझता हूं दिस इज द टाइम। आप नहीं करेंगे ना नवाज को फिर कल मंडे को? मैं तो सरेआम करता हूं जी, ये नहीं करेंगे, मैं तो चौक। लेकिन मुझे देखे ना, मैं इस 8 पार्टियों का हिस्सा हूं जी। मेरे पास देखे ना एक अकेली सीट है, ये भी 7 के ही अकेले हैं। लेकिन ये बड़े महात्मा बनते हैं कि इन्होंने अपने आप को, इनके बड़े नाम हैं और हमें समझते हैं कि क्योंकि मेरे पास तो एक सीट है, तो एक सीट से तो मैं मसवाक ही कर सकता हूं ना। तो जब मैं मसवाक करके कहता हूं इनको कि यार पढ़ जाओ इनको, दिस इज द राइट टाइम,
ठीक है, अगर तो जरूरी नहीं है कि ये 8 वोट मेरे साथ हों। मैं तो समझता हूं कि हमें मंडे को स्टैंड ले लेना चाहिए। चलें, अच्छा वही पूछ रही हूँ, होगा नहीं ऐसा, मुझे पता है। देखें खुर्शीद शाह साहब ने जो कह दिया, क्योंकि उनको पता है कि मीटिंग में क्या हुआ। शाह साहब राब्ते में थे, जी शाह साहब राब्ते में थे। देखें अपोजिशन भी कोई पूरी अपोजिशन नहीं होती, कोई अधपचती भी होती है कि यूं भी है और यूं भी है। लोग समझते हैं पता नहीं क्या क़यामत हो जाएगी। यार बस करो, बहुत हो गया। आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मियां साहब पार्लियामेंट में आते हैं, आप लोगों के सवालों को नजरअंदाज करते हैं, पॉलिसी बयान देके चले जाते हैं, फिर क्या लाहेअमल होगा? फिर भी नहीं करेंगे ये आपके साथ नहीं खड़े होंगे? ये तो सवाल है। उस वक्त शेख रशीद की सियासत शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इनको ये कहता हूं कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ। देखें इन्होंने नवाज शरीफ को देखा नहीं हुआ, शायद शाह महमूद ने देखा हुआ कि उसके साथ काम किया पंजाब में। मैंने नवाज शरीफ साहब को देखा हुआ है। ये बिजनेसमैन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है, ये बोली लगाते हैं, ये खरीदते हैं, खरीदो फरोख्त इनका धंधा है। ये जजों को भी ब्रीफ केस भेजते हैं और जर्नैलों को भी भेजते हैं। मैं दोहरा रहा हूं कि ये जजों को भी ब्रीफ केस भेजते हैं और जर्नैलों को भी भेजते हैं। और बाज़ का सियासत में वो वक्त आ जाता है कि जजमेंट का फैसला आ जाता है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा वक्त हमारे यहाँ बार बार आता है। कहा जाता है मसला ये है कि जो जमहूरियत है ना वो इतनी कमजोर है हमारे यहाँ की, ये हर वक्त खतरे में पड़ी रहती है। अब जमहूरियत इन्हीं पाजेबें पहन के और झूमर पहन के, इन्हीं चोरों और डाकुओं के, लुटेरों और के आंगन में जमहूरियत नाचेगी और ये कहेगे कि नवाज शरीफ रहे तो जमहूरियत है, वरना जमहूरियत बेवा हो जाएगी। जमहूरियत बेवा होने जा रही है। देखा आपने भी कहा, यानी कि जमहूरियत खतरे में। मौलाना साहब भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, ऑपोजिशन और आप भी कह रहे हैं। मैं तो बहुत दयानतदारी से ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ स्टेप डाउन हो जाए। अगर नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि उनका नाम जमहूरियत है तो जमहूरियत खतरे में है, शहबाज को ले आए, निसार को ले आए। मैं सोचूं कि वही पूछ रही हूं, खतरा जमहूरियत को है या जमहूरियत के दावेदारों को है? देखिए अगर आप ये तासर देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ का नाम पाकिस्तान है और नवाज शरीफ का नाम जमहूरियत है और नवाज शरीफ का नाम तरक्की है, तो मुझे बड़ा दुख होगा। इस मतलब यह है कि 19 करोड़ लोगों में कोई इस काबिल ही नहीं है कि इस मुल्क को चला सके। शायद इनके घरों में और खानदानों में ना हो, क्योंकि इन्होंने एडमिशन भी जो है वो पैसे दे के लिए हैं। सर उनको मैंडेट मिला है, उनको अवाम ने वोट दिया है, अवाम के वोट लेकर आके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। जमहूरियत को कोई भी खतरा होता है, पार्लियामेंट किस तरफ होगी? मियां साहब के साथ खड़ी होगी? ये सरमाया, मैं हालात का वक्त से पहले, अभी तो बजट तो लेना ना इनसे, अभी तो कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो नहीं जल्दी है, किसी और को जल्दी हो तो मैं कह नहीं। चलें, अच्छा जमहूरियत को खतरा अगर दिख गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो ऑपोजिशन के साथ खड़ी होगी, उनकी नजरें कभी भी जमहूरियत को खतरे में देख सकती हैं? वो उनकी नजरें तो बड़ी दूर की होंगी, लेकिन मैंने बिलावल को, अब आप कहेंगी बिलावल का आप बड़े, नहीं सर मैं ये इससे आगे की बात करूंगी आपसे। देखें मैं ये समझता हूं कि बिलावल में मैंने ये एक झलक देखी है कि उसको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। सर बड़ी बात है, आप उनको अहमियत दे रहे हैं, जरदारी की बात नहीं, ठीक है मैं इसलिए दे रहा हूं, सारा मीडिया मेरे खिलाफ बात नहीं। देखे ना, मैंने तो बिलावल के बारे में कोई अच्छी बात नहीं की, लेकिन जब उसने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें की, मैं शर्मिंदा हो रहा था अंदर से। मैं भी इंसान हूं यार, लोग कहते हैं कि जी आप बड़े मुस्कुरा के, कल मियां साहब ने आपके बारे में अच्छी बातें कर दी, फिर आप शर्मिंदा होंगे, फिर आप कहेंगे मैं भी अच्छी बात करूं। वो तो छोटा है ना, मियां साहब तो छोटे नहीं सर, लेकिन बिलावल को आप अहमियत दे रहे हैं, उनकी सियासत को, उनकी तकरीरों को, लेकिन अगर इतनी ही अहमियत उनकी होती तो मौलाना फजल रहमान साहब फिर उनसे रब्ता करते ना, फिर जरदारी साहब से रब्ता क्यों किया उन्होंने और कहा कि जमहूरियत जो है, ये जो आपकी मुफाहिमत है, इसको जारी रखने की उन्होंने दरखास्त। मौलाना फजल रहमान बिलावल से करना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान साहब पुराने खिलाड़ी हैं। आसफ जरदारी ने इस 8 रुकनी कमेटी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, माफी मांग लेता हूं सारी टीम से। आसफ जरदारी साहब ने पैगाम पहुंचाया एतजाज अहसन को कि आप फजल रहमान से रब्ता करें। सब लोगों की यूनानी मसराए, अगर फजल रहमान को लिया तो ये साजिश करेगा और ये 8 रुकनी ग्रुप टूट जाएगा। इसलिए फजल रहमान ने फिर परसों आसफ जरदारी को फोन किया। हालात इस कदर बदलते जा रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं। मैंने आपको कहा मंडे से सियासत शुरू होगी, 100 दिन लगे, 125 लगा, 150 लगे, इन्होंने जाना है, जी का जाना, ठहर गया, सुबह गया, शाम गया। ये ना कहना आपने तो कहा था जी 3-4 महीने में। लेकिन अभी आपने एक बात की, तो क्या आप ये बात से ये समझे कि मौलाना फजल रहमान भी फिर ऑपोजिशन की तरफ आ रहे हैं? मौलाना फजल रहमान अपने किए पे अंदर से पछता रहे हैं। लग तो नहीं जलसों में जैसे बातें कर रहे हैं। ओहो, मेरे अंदर बात रहती नहीं। अब इस सवाल को छोड़ दो, मैं गलती कर जाऊंगा। बता दें, कह रहे हैं मुनव्वर जरीफ की एक फिल्म थी, मैनू कुछ आखो मैनू आखे लगन का शौक है।
उन्होंने अपने एक्सपर्ट को बुलाया बहाने से कि ये पेन देखे ना, हम मौलवी को तो नहीं पता ना पनामा लीक्स क्या, वो तो अपने इंटरेस्ट देखता है कि 2 वजारतें और मिल जाएं जी। उनको ये समझ आ गया कि ये पैदे में पड़ने लगी है शॉट, और जो पैदे में शॉट पड़ेगी तो कलेजा फटेगा तो न्याज बढ़ जाएगी। फिर वो जरा थोड़े से उन्होंने कॉल लगाई आसिफ जरदारी को, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन उन्होंने तो मुफाहिमत की पॉलिसी जारी रखने की बात की है ना जरदारी साहब से। फजलुर रहमान साहब ने सारी जिंदगी, इस मुल्क का जुल्म ये है, ये मुल्क और कौम इस्लाम के साथ थी। इस मुल्क का मौलवी फजलुर रहमान ये इस्लामाबाद के साथ था। अगर इस मुल्क का मौलवी इस्लाम के साथ होता तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामी इनकलाबी मुल्क पाकिस्तान होता। इन मौलवियों ने इस्लाम को भी तबाह किया अपने आप। इन मौलवियों को मैं कहता हूं उलमा सू, जिनको उलमाए किरदार का होना चाहिए था, उन्होंने इस मुल्क में उलमाए सू का किरदार अदा किया। वरना ये मुल्क इस्लाम के लिए बना था। ये मौलवी इस्लामाबाद की आंखों की लालच में, इनकी आंखों में मोतिया आ गया, चुंदिया आ गई। इस पूरे मामले में आप आसिफ अली जरदारी साहब की जो खामोशी है वो कैसे देख रहे हैं? क्या मानी खेज है? क्या पीपल्स पार्टी में उनका किरदार खत्म हो गया है, या वो तुर्क का वो पत्ता है जो सही वक्त पे अपनी चाल चलेगा? आसिफ जरदारी से तो मेरी बात नहीं हुई, चंद मिनट की बिलावल से बात हुई। मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने बिलावल को ये बात कही है, उसने मुझे कहा है बिलावल ने कि शेख रशीद मैं अपने बाबा को कहूंगा चाहे जितना भी नुकसान हो, हमने नवाज शरीफ के साथ नहीं चलना। और मैंने उसको कहा कि अगर बाबा फिर चला गया तेरा तो फिर क्या बनेगा? फिर क्या जवाब दिया? वो चुप हो गया। इसी पे ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा शेख साहब, आप ये कहते हैं कि आप एक सच्चे और खरे आदमी हैं। अब इमरान खान ने जब ये एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने भी ऑफशोर कंपनी बनाई, और ये भी इतलात हैं कि उनकी जो बहन है रीमा खान, उन्होंने भी टैक्स छुपाया और दुबई में जायदाद बनाई, तो ये सच्चा और खरा शेख रशीद क्या बोलेंगे? क्या वो चुप रहेंगे यहाँ पर, और क्या उसी जोश से बोलेंगे जिस तरह आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मामले पर बोलते? मैं इतना भी सच्चा नहीं हूं जितना आप लोगों ने सबने समझ लिया। सच का मैंने ही कोई ठेका नहीं लिया हुआ। मैं उस दिन से पछता रहा हूं जब मैंने अपनी माँ की फौतगी पे याद किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे बड़ा नुकसान हुआ इस बात का। मुझे सियासत करनी आती है, लेकिन अब मैं देखें नवाज शरीफ के साथ के खिलाफ तो जो बात है, इमरान खान का सवाल, मैं ये चाहता हूं कि इमरान खान का भी इसी तरह ट्रायल हो जिस तरह नवाज शरीफ का। वो जोश और खरोश नहीं नजर आ रहा, उस जोश से बोलेंगे क्या दोस्ती में जोश दब गया? नहीं, बात सरीके और तरीके की है। इमरान खान को ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। लेकिन ना, मैं बासकात साहब बहादुर कह के भी बात की जा सकती है और बासकात गाली दे के की जा सकती है। अब मैं इमरान खान को गाली दे के या सख्ती में नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि ये 40-400 जो केस हैं, इसमें से जो 40 केस सिलेक्ट हो, इसमें इमरान खान का भी हो, क्यों ना हो। और मैं आपको कहता हूं अक्रॉस द बोर्ड ऐसी सफाई हो, अगर हो जाएगी, मेरी जो सोचे हैं, जो मेरी ख्वाहिश है, यह भी हो सकता है कि मैं मुस्तरद कर दिया जाऊं। बड़ा देर लगी फौजी जर्नैलों के एहतसाब में। 3 स्टार जर्नैल में 6 महीने पहले सोच रहा था ये एहतसाब हो जाएगा। 6 महीने पहले मुझे इतला थी, 6 महीने लगे। अगर इन सियासतदानों के भी 6 महीने लगे, ये तो चौड़े हो जाएंगे, ये तो और बड़े डाकू बन जाएंगे। सो आई बिलीव के क्रॉस द बोर्ड इमरान खान समेत एहतसाब होना चाहिए, और अगर इनके मसले खराब हैं तो इनको हमेशा हमेशा के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है फिर इमरान खान को हर जो ऑफशोर कंपनी है उस पर रेड लाइन नहीं मार्क करनी चाहिए थी। फिर उनको यह कहना चाहिए था कि वो ऑफशोर कंपनी गलत है जो टैक्स चोरी करने के लिए, पैसा बचाने के लिए बनाई गई है। शेख साहब, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मेरी बात सुन, इतना तजुर्बा है, कौम के सामने मुझे दोस्त को आप समझाते नहीं। मेरी ये ऑफशोर कंपनी है और ये इन बातों में कोई तजर्बा नहीं है। मुझे नवाज शरीफ साहब ने एक दिन बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, शेख रशीद तू फैक्ट्री क्यों नहीं लगाता, एक लगा शुगर टेक्सटाइल। मैं कहा मियां साहब मेरी तो औलाद कोई नहीं, मैंने किसके लिए लगानी है। उसने कहा बाद में यतीम खाने के लिए देता जाइयो। मैंने कहा मैं अपनी जिंदगी यतीम खाने की गुजार रहा हूं, तो मैं यतीम खाने फैजल इस्लाम को क्या देके जाऊंगा। मेरा तजर्बा नहीं है ऑफशोर कंपनियों का, मेरा तजर्बा मैं देखें 6 का 36 वाला सियासी आदमी हूं। मैं जलसा और जुलूस वाला सियासी आदमी हूं। ये पनामा किधर है और आजकल ऑफशोर कंपनियां रखना लगता है फैशन हो गया है। ये बनाना ऐसा ना हो कल के हमें पता लग रहा हो कल को कि शेख रशीद अहमद की भी है कहीं। मुझे बाहर पूछ रहा था कोई कि आपका एहतसाब हुआ तो क्या निकलेगा। मैंने कहा चंद तस्वीरें पुता और चंद हसीनों के खतूत।
बात मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। ठीक। अच्छा शेख साहब, एक बात पूछूं, लगता है कि आप इस सवाल का जरा सही जवाब दे सकते हैं। ये जो इनके बच्चे हैं, ये इतने काबिल और इतने ज़हीन कैसे होते हैं सर? ये क्या खाते हैं, ये क्या पीते हैं? ये रातों रात अरबपति बन जाते हैं, ऑफशोर कंपनियां इनकी बन जाती हैं, ये अमेरिका, लंदन, दुबई में इनकी जायदादें बन जाती हैं। शेख साहब, एक फैक्ट्री से ये फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, ये इतने काबिल और ज़हीन कैसे होते हैं? अगर कौम और आप मेरी बात माने तो खुदा ने ये दौलत इनको सजा के तौर पर दी है, जजा के तौर पर दी। इनमें सलाहियतें ही नहीं है। आप इनकी शक्ल देखें ना, मैं 60 को क्रॉस कर चुका हूं, फिर भी मेरा गुजरे वाला लपेट अब हुआ है जी, क्योंकि मेरी लात पे गोली लगी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मेरी इस लात पे इतनी दफा लगी और 3-4 खुदकुश हमले हुए, खौफ ज़हनी तौर पर, मैं भाबड़ा बाजार में लाल हवेली पे रहते हुए। आप यकीन करें, दुनिया में सबसे नालायक तरीन औलादें इनकी औलादें हैं। मैं इनको बहुत करीब से देख के महसूस करता हूं, या अल्लाह ये ठिपर किधर पैदा हो गए, ये गोंगलू किधर पैदा हो गए। अब इनके नसीब में है कि इनके नसीब में देखें ना, अब दुनिया में 8 या 7 कुत्ते ऐसे हैं, 7 कुत्ते ऐसे हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के बैंकों, फॉरेन अकाउंट से ज्यादा है। 8 कुत्ते दुनिया में पाकिस्तान की 20 करोड़ लोगों की दौलत से ज्यादा अमीर हैं। अपने जहाज हैं, अपने हॉलिडे गुजारने कुत्ते जाते हैं, अपने कुत्ते जाते हैं, उनके स्विमिंग पूल हैं जहाजों में, टब है उनके जहाजों में। सो जिंदगी की अय्याशियों का मतलब ये नहीं है कि उनमें इंसान का खमीर पैदा हो गया है, और बाज लोगों का खमीर जो है वो और जमीर के साथ नहीं जागता, और जब मरते हैं इनकी जेबें लगी होंगी कफन पे। ये आर्मीनी की जेब है, ये क्या कहते हैं जी, ये बॉस की जेब है, ये फलाने ब्रांड की जेब, ये 6-7 जेबें लगी होंगी, इनमें चेक बुकें होंगी इनके। बाकी तो अल्लाह को पता है किसके नसीब। सर, पनामा लीक्स पे तो हम बात कर ही रहे हैं, जरा दुबई पे थोड़ी सी बात कर लें। अब टाइम भी थोड़ा कम ही है, लेकिन मैं आपसे वो बात करना चाहूंगी। हमारे जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब की 2002 से असेंबली में है, और कहा यह जा रहा है कि दुबई में इनकी 3 जायदादें हैं, जिनमें से एक ये बेच चुके हैं, और जो 2 हैं वो किसी टैक्स डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र नहीं है, और ना ही इलेक्शन कमीशन को बताया गया। ये शेख साहब जायदाद बनाकर ये भी भूल गए हैं क्या? बताना भूल गए थे ये भी? बासकत मैं समझता हूं मेरे तो फाइनेंशियल हालात इन दिनों बड़े खराब हैं। जिन दोस्तों ने पैसे देने हैं वो भी झंडी करा रहे हैं, और बड़ी परेशानी के आलम में मैं ये बात कह रहा हूं। शायद इन लोगों के पास दौलत जो है कैलकुलेटर में है, खाते शाते तो है नहीं है, ये कैलकुलेशन करते हैं। सर, ये गरीबों पे भारी भारी टैक्स लगाना नहीं भूलते, ये कर्जे लेने के तरीके काबिल है कि इनके साथ यही हो। ये तरक्की के लिए मैं कहता हूं गरीब इसी काबिल है इनके साथ यही हो। फिर अगर आटे के तोड़े पे, चीनी के तोड़े पे, डालडे के डब्बे पे वोट देगा तो इसी काबिल है कि इसके साथ ये हो, वरना बाहर निकले अपने हक के लिए, और उसे निकलना होगा। अगर उसको ये समझ नहीं आ रही कि इनके बेटों को तीनों यके पड़ रहे हैं और हमें धक्के पड़ रहे हैं, बाहर निकलो यार, लड़ो मरो, अपने हक के लिए जियो, वरना चुप करके बैठ जाओ। लेकिन कमाल की बात है कि ये अपनी जायदादें भूल जाते हैं कि छोटी छोटी होती हैं कि इधर उधर रखकर भूल गए या बना ली होंगी। मेरा ख्याल है इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज की। देखें ना, इनके लिए ऐसे ही हैं। आज से 6-7 दिन पहले मैं तंदूर पे बैठा था, पराठा लग रहा था उधर, तो एक बंदा कहने लगा, शेख साहब शुक्र अदा करो तंदूरी पराठा तो खा रहे हो, ये तो सूखा टोस्ट खाते हैं इतना सा। शुक्र करो खुदा का, सुबह शोरबे में डुबो के 1-2 पराठे तो खाते हो, बेशक वजन ही बढ़ रहा है ना। ये तो इतना सा टोस्ट खाते हैं। ये बस फरमाइशी जिंदगी है, बड़े घर हैं, बड़े सोचे हैं, अंदर से ये छोटे लोग हैं। अच्छा, आपने कहा और अभी प्रोग्राम में भी 1-2 दफा आप कह चुके हैं कि मंडे से, पीर से नया गेम शुरू होगा। कैसा गेम, कौन सा गेम, और इसमें कौन हार सकता है या किसकी जीत हो सकती है आपके ख्याल? देखिए, अपोजिशन तो पहले ही हारी हुई है, क्या करेगी? हारेगी हुकूमत ही। ऑपोजिशन हारी हुई है? ऑफ कोर्स अपोजिशन तो हारी हुई होती है ना। देखिए ना, अपोजिशन के पास है क्या? यही तकरीरें, यही तस्वीरें। देखिए ना, ये करोड़ों रुपए लगा के जो जलसा करते हैं अपोजिशन के लोग, काश मेरे पास होता, मैं इन सबसे बड़ा लीडर था। 1-2 करोड़ रुपए का ये जलसा करते हैं। मेरे पास करोड़ रुपए हो, मैं टूल प्लाजा पे बंदे बिठा दूं अवामी मुस्लिम लीग के। सो ये अपोजिशन तो पहले ही हारी हुई है। अपोजिशन जीतने जा रही है या कोई और जीतने जा रहा है? कौन? मैं इतना भोला नहीं हूं और उनसे मुखातब भी नहीं सर, नॉलेज के लिए बता दें। सबको नॉलेज है। ये जो ज़हनी फॉलेज है ना, ये किसी और को है, ये सारा नॉलेज ग्रुप है। देखें, इलेक्शन होने जा रहे हैं या सिलेक्शन होने जा रहे हैं, एहतसाब होने जा रहा है, एहतसाब के बाद इलेक्शन होगा या एहतसाब के बाद सिलेक्शन होगी,
ये मैं 3-4 महीनों में फैसला। सर, ये आप सारी बातें नहीं बताते ना आवाम को, इसीलिए शायद आवाम फिर आपके साथ खड़ी नहीं होती है, बस आपको प्रोग्रामों में सुनती है और पसंद करती है। मेरे साथ जितनी खड़ी हो गई है इसका ही बड़ा शुक्रिया। लेकिन आवाम ये चाहती है, मैं इसी पे खुश हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं। सर, आवाम ये चाहती है, जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है सारे के सारे बुरानों में जा रहे हैं। और मैं पहले दिन से लोगों को कहता था यार मैं इसी पे खुश हूं, लोग मोहब्बत करते हैं। 8 दफा 7 दफा वजीर रहा हूं, मेंबर बन गया, और मैंने और नोटंगी के मेले पे जाना है या इस तरह नाचों की तरह मैंने नाचना है मौत के कुएं के बगैर। 8 रुपया है, 8 रुपया है, 8 रुपया है, पनामा लीक है। आखिरी बात, आवाम ये चाहती है कि जो लूटी हुई दौलत इस मुल्क से लूट के बाहर ले गए हैं, लूट कर उसको वापस आना चाहिए, उसको वापस लाएं। क्या आप लोग ऐसा कर सकेंगे, कर सकते हैं ऐसा? देखिए, मेरे में तो इतनी तपड़ी नहीं है कि मैं कर सकूं। फौज कर सकती है। फौज को पीछे रह के इनको यहां से पकड़ना चाहिए। डू दिस, ब्रिंग दिस मनी बैक, अदरवाइज किक देम आउट। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। अगर हमारे हुक्मरान ही टैक्स से बचने की कोशिश करें तो क्या कमजोर मईशत की जिम्मेदारी आवाम पर डाली जा सकती है? सोचिएगा। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।